पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि आज काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उनमें से कुछ पर बात भी करनी है। तो जल्दी से मार्केट फीलर लेते हैं। मार्केट स्टार्ट से ही थोड़ा ऊपर नीचे गई, बहुत ज़्यादा नहीं गिरी, लेकिन सारा दिन महसूस ऐसे ही हुआ कि आज मार्केट में काफ़ी प्रेशर है। सेलर्स ही सेलर्स थे, बायर्स कम थे। फिर कुछ रिजल्ट भी कोई इतने अच्छे नहीं आए जिसकी वजह से भी कोई मार्केट को बूस्ट नहीं मिल सका। इसमें कुछ वही बात है कि मुल्की हालात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। फिर कुछ वो असेसमेंट जो थी वो दिन ब दिन सही से सही साबित होती जा रही है कि पिछली हुकूमत ने जाने से पहले मार्केट को ऊपर लेके गए और जब से हो गए तब से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही है। तो जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आएगी या कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मार्केट इसी तरह प्रेशर में रह सकती है। बीच में कोई एक दो दिन अगर ऊपर जाए तो वो दिन होगा जहाँ पे आपने थोड़ा सा सेलिंग करनी है, क्योंकि एक दो दिन ऊपर जाके फिर दो तीन दिन नीचे, इस तरह का कुछ सिस्टम ज़्यादा लग रहा है आजकल। और एक चीज़ आज हमने जो देखी कि इंडेक्स तो नीचे नहीं गया, लेकिन कुछ शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। तो वो ये भी मार्केट की मैनिपुलेशन की तरीके ही होते हैं, ताकि लोगों को महसूस ही ना हो कि मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन कुछ शेयर्स जो है नीचे से नीचे जाए जाते हैं। उसमें से कुछ शेयर्स का आप स्टेटस देखते हैं। जैसे आज देखें एलपीएल, ठीक है, एलपीएल को 6.5% तकरीबन, मतलब तकरीबन समझ लोड लॉक ही लगा दिया है। तो बहरहाल अगेन हमने तो यही आपको बताया था, ये 14 पे खोला था 100 के और फिर 17 तक गया, और 17 से फिर अब उसको फिर लगता है 14 पे या 13 पे जो पुराना लो था वहां तक ले जाने का इरादा रखता है। बहरहाल हम तो इसको एक साल की अब जिसमें हमने लिया हुआ है, आज भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे 15 के आसपास थोड़ा सा और बाय किया। अच्छा, हम जब कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि 15 के पास बाय किया, शुरू मार्केट में था 15.5 का, तो अब जब ये 15.5 के पास जाएगा तो जो हमने अब बाय किया हो वो हम बेच देते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी हम रखते हैं। ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ कैश हो। तो ज़रूरी नहीं कि हम सारा माल लेके लॉन्ग टर्म के लिए रखें, लेकिन वैसे इस शेयर में जो हमने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको हम कम से कम एक साल का उसमें हमने रखा हुआ है और हमें कोई उसमें टेंशन नहीं है। अच्छा, एएलटीएन भी ऊपर से नीचे रहा, फिर हमने आज 13 रुपए के ऊपर फिर थोड़े से बाई किया और 13-19 पे सेल कर दिए, 500,000 रुपये उधर से निकल आया। लेकिन वही बात है कि अभी ये प्रेशर में है। अच्छा, इसमें हमें ऐसा लगता है कि जब इसका ईयर एंड का रिजल्ट अनाउंस होगा तो ये जो है फिर शायद थोड़ा सा शेयर ना ऊपर जा सकता है, लोग सोचें कि शायद और डिविडेंड दे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि इस साल अब और डिविडेंड देगा। तो वो जो लोग इसमें फंसे हुए हैं और नहीं इसको पसंद, उनको, हमें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पसंद है। एक कम से कम एक साल का सोच के हम यहाँ पे बैठे हैं और ये बहुत ही कम प्राइस है, यहाँ पे बेचना बनता नहीं है हमारे ख्याल से। लेकिन अगर कोई फंसे हैं और परेशान है इससे, तो उन दिनों में वो चेक कीजिएगा जहाँ पे इसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर हो, 15 तक, 14-15 तक शायद जा सकती है। फिर आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं है, आप इससे निकलना चाहें तो वहां पे सोच लीजिएगा। ओजीडीसी भी आज नीचे से नीचे ही रहा। इसका अगर देखें पिछले एक महीने में इसने लो लगाया है, नहीं ये तो ज़्यादा पुराना है थोड़ा, यहाँ पे देखें तो लो लगाया 9644 का। तो देखें यहाँ से इसका ट्रेंड भी डाउनवर्ड्स ही है, लेकिन टेक्निकल जो लोग बात कर रहे होंगे वो कहेंगे कि जी इसका जो है ना 96 के आसपास जो है ना वो इसका स्टॉप लॉस है। तो अगर आपको अभी तक इसमें फंसे हुए हैं और अगर आपको भी घबराहट है कि पता नहीं वो सर्कुलर डेट का मसला डिविडेंड से सॉल्व होता है कि नहीं, तो आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से कल 1 रुपया ऊपर जाए तो 1-2 रुपये ऊपर जाए तो वहाँ पे निकाल दें। लेकिन अगर आपको उम्मीद है पूरी तो कि वो सर्कुलर डेट का मसला सेटल होगा डिविडेंड से, तो आप फिर बैठे रहें। वैसे हमसे किसी ने इसका असेसमेंट का भी कहा था, क्विक हम देख लेते हैं। देखिए, इसका ईपीएस पिछले साल था 31, और अगर इस साल 3 क्वार्टर में देखें 24 36 रुपये का ईपीएस हो चुका है, यानी कि तकरीबन साल एंड पे जो है ना 45-46 रुपये का ईपीएस होगा। उस हिसाब से ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पॉइंट वही है कि अगर हम पे आउट देखें तो ये तकरीबन 7-7.5 रुपये का डिविडेंड देते हैं सालाना। तो अगर वो मसला हल ना हुआ, अगर वो डिसीजन ना हुआ उसके ज़रिए करने का, सर्कुलर डिविडेंड के ज़रिए सेटल करने का, तो फिर ये है कि नीचे आ जाएगा, क्योंकि 7.5 साल का डिविडेंड देता है, तो उस हिसाब से 70-75 लोग डिविडेंड के हिसाब से इसकी वैल्यू फिर लेके चलते हैं।
ईपीएस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिविडेंड के हिसाब से फिर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट पैसे रिलीज नहीं करेगी ये ज़्यादा डिविडेंड दे नहीं सकते। लेकिन बहरहाल अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहते हैं 5-10 साल का, तो फिर आप सोचें ना इसमें, फिर लेके बैठ जाएं। इसी तरह पीपीएल जो है उसमें भी अगर फाइनेंशियल्स देखें, पिछले साल 20 की ईपीएस थी, इस साल इसकी ईपीएस तकरीबन ओजीडीसी के आसपास ही है, 40 रुपए के आसपास आती लग रही है, लेकिन ये और भी कम डिविडेंड देते हैं। लेकिन पिछले साल 1.5 रुपए का डिविडेंड सिर्फ दिया, तो उससे बस मैं 2-3 रुपए, मतलब ज्यादा नहीं, ये और भी ज्यादा गड़बड़ है। तो अगर वही बात है कि ये और नीचे 50 तक भी चला गया था, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। लेकिन अगर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं तो उतना अच्छा नहीं है, अनलेस के सर्कुलर डेट की सेटलमेंट डिविडेंड के थ्रू हो। अच्छा, अब पहले देखते हैं एटबा। हाँ, एटबा का आज रिजल्ट आया। ठीक है, एटबा आज सुबह एटबा को अपर लॉक लगा और खत्म हुआ था लोअर लॉक। उसकी वजह यह कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन बहरहाल इसको अपर लॉक पे लेके वही लोग गए जो कुछ ना कुछ रिजल्ट के बारे में शायद जानते हो, वरना कोई तुक नहीं बनती थी कि अपर लॉक पे चला जाए और रिजल्ट आने से पहले ही बहुत नीचे आ जाए, और रिजल्ट आती तो लोअर लॉक ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इसका रिजल्ट नहीं आया। इसका देखें, इसका साल का रिजल्ट देखें वो तो बहुत अच्छा है। पिछले साल 20 रुपए की ईपीएस थी, इस साल 63 रुपए की है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली इसके देखें, 23 43 रुपीज का ईपीएस तो पहले ही आ चुका है, तो 19 इतना बुरा नहीं है Q4 का ईपीएस। हाँ, नहीं, ईपीएस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, लेकिन पे आउट अच्छा नहीं है। देखिए, पे आउट जो है, पे आउट पे उम्मीद की जा रही थी कि ये कुछ ना कुछ बोनस देंगे। इन्होंने इंटरिम पे ज्यादा डिविडेंड दे दिया, तो ये कई कई दफा कंपनी स्ट्रेटजीज करती हैं कि वो इंटरिम पे ज्यादा दे देते हैं, लेकिन जनरली लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार अगर इंटरिम पे 5 दिए तो ईयर एंड पे 10 देने चाहिए। ये जनरल लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो तो फिर ऐसे शेयर को मार पड़ती है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये कल भी इसको लॉक लगा, आज भी इसको लॉक लगा। तो इस पे जो है ना, हमें तो उस पे थोड़ा सा था कि भाई ये ना हो कि रिजल्ट गड़बड़ हो जाए। जो हमारे पास इसमें ज्यादा नहीं थे वैसे, कोई 300-400 शेयर ही थे, लेकिन फिर भी हमने उसको 300 से ऊपर निकाल दिए थे, तो बचत बचत रह गई हमारी। अगर हिस्ट्री का आप वैसे निकाल के देखें ना जायजा, तो ज्यादातर यही हुआ है कि रिजल्ट आने के बाद अनलेस के रिजल्ट बहुत अच्छा है, शेयर को मार पड़ती है। तो बेहतर यही रहता है, जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं या शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी काम करते हैं, कि रिजल्ट वाले दिन निकल जाया करें। वो एलपीएल जैसे तुक्के कभी कभी लगते हैं, लेकिन अगर आप सबको नेट करके देखें तो ज्यादा बेनिफिट में वही रहता है जो रिजल्ट से पहले निकल जाए। अच्छा, लॉन्ग टर्म में इतना बुरा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इसको भी मार पड़ेगी। ये हम इसमें अब इन्वेस्ट तब करेंगे जब ये 200 के आसपास आएगा, अगर आया तो। जरूरी नहीं आए, लेकिन उससे पहले हम इसमें कोई अब इन्वेस्ट नहीं करने का इरादा रखते। अच्छा जी, अब कल जो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं। एपीएल, आज एपीएल भी जो है 325 तक गया, फिर उसके बाद डे एंड पे वो प्रेशर की वजह से नीचे आ गया। अच्छा जी, एपीएल का पहले देख लेते हैं दोबारा से। पहले भी हमने इस पे बात तो की थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं। देखिए, तकरीबन 90 रुपए, 90-95 रुपए तक का ईपीएस आने की उम्मीद है, और तकरीबन जो है ना 25 से 35 रुपए का डिविडेंड की उम्मीद है। और पता नहीं, जरूरी नहीं बोनस इस्तीफा दें, क्योंकि देखें इनकी हिस्ट्री देखें तो हर साल कोई नहीं देते। लास्ट 18 में दिया था, फिर 22 में दिया। तो अब अगर तो इनका कल रिजल्ट ऐसे ही आया कि 30% बोनस डिविडेंड और 20 से 25% बोनस, तो रिजल्ट आने के बाद हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन एनीथिंग लेस देन दैट, तो शायद इसमें थोड़ा प्रेशर, यानी कि अगर 15-20 रुपए का सिर्फ डिविडेंड दिया और कुछ ना दिया, तो हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए। तो इसमें स्ट्रेटेजी आप ये रख सकते हैं जिनके पास होल्डिंग है, कि रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट का देख लेना, वो जब बोर्ड मीटिंग का टाइम वहां पे आपको पता लग जाएगा, नोटिस में चेक कर लें। बोर्ड मीटिंग से तकरीबन घंटे 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं रिजल्ट आने में। लेकिन बस देख लेंगे सुबह जो है ना 10-11 बजे तक
आप बेशक इसमें से आधा माल बेच दें और आधा रख लें, रिजल्ट का इंतजार कर लें। अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो आप इसका जो है सारा माल निकाल दें। तो हम हमारा ये है कि हम अगर ये 20 से 25 के आसपास रहा तो हम कुछ माल निकालेंगे और बाकी हम होल्ड करेंगे, क्योंकि हमारे ख्याल में ये इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है। बहरहाल अगर ये यहाँ से कोई रिजल्ट आने से पहले 330 340 तक चला गया तो फिर हम ज़्यादा माल निकाल देंगे और फिर हम वेट करेंगे रिजल्ट का। ये हमारी एपीएल की स्ट्रेटजी है। लेकिन बात वही है कि अगर किसी भी वजह से, इनकी हिस्ट्री ऐसा नहीं कहती, लेकिन किसी भी वजह से मान लें इन्होंने सिर्फ 10 रुपए का डिविडेंड दिया तो ये लोड लॉक। तो इसलिए सोच समझ के अपनी स्ट्रेटजी को देख के आप इसमें एक्ट करें। ठीक है, फिर एटीआरएल देख लेते हैं। एटीआरएल भी आज वही उसी रेंज में 3-4 रुपए की 5-6 रुपए की रेंज में जाता गया, नीचे चला गया एकदम यहाँ पे, फिर यहाँ से एकदम ऊपर आया। तो एटीआरएल की स्ट्रेटजी हम आपको बाद में बताते हैं, एटीआरएल की बात बताते हैं इस पे बाद में, क्योंकि इस पे कुछ आपको दिखाना है जिसकी वजह से हमारी असेसमेंट थोड़ी चेंज हुई है इसके ऊपर। अच्छा, पीओएल को देख लेते हैं। पीओएल जो है ना, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये पीओएल जो है ना कम से कम 50 रुपए का डिविडेंड देगा। अब 50 रुपए का डिविडेंड मान लें देता है और तो इसकी एक्स प्राइस बनेगी आज की तारीख में 405 रुपए, और 405 रुपए पे अगर 50 रुपए का डिविडेंड दिया तो साल का 70 रुपए का डिविडेंड और तकरीबन 17-18% यील्ड बनती है। पिछले साल ये रिजल्ट के टाइम पे देखें, ये इसके आसपास ही था। इसका मतलब ये है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है इसके पे आउट की 50 रुपए, ठीक है, अगर तो इसका 50 रुपए का डिविडेंड आया तो हो सकता है इसके आसपास रहे या थोड़ी सी मार पड़े, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस है उतनी, जाने को जा भी सकते लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन वो है। लेकिन अगर इसने 70 रुपए का डिविडेंड दिया या 50 रुपए का डिविडेंड और थोड़ा सा बोनस दिया या 70 से भी ज्यादा, क्योंकि इसकी ईपीएस देखें ना, ईपीएस पिछले साल ईपीएस थी 91 रुपए, इस साल ईपीएस है ऑलरेडी 100 के पास पहुंच चुकी है। तो 120 रुपए की ईपीएस में अगर ये देना चाहें तो दे तो सकते हैं 70 रुपए का डिविडेंड, तो फिर हमें नहीं लगता कि इसमें ज्यादा इसको मार पड़े। बहरहाल इसमें वही बात है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क को कम रखना चाहते हैं तो 50% माल को दिन में कहीं पे निकाल दें और बाकी रिजल्ट के बाद देख लें क्या करना है। और अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो आप देख लें, लेकिन बज़ाहिर हमें लॉन्ग टर्म में इसकी यहाँ पे नहीं लगता कि इसको बेचना चाहिए। सबसे बेहतर डिविडेंड हमें पीओएल में ही एक्सपेक्टेड है अटक ग्रुप की कंपनीज में से। अच्छा जी, एटीआरएल, अच्छा एक और देख लेते हैं आज रिजल्ट्स पे जाने से पहले। टीपीएलपी भी आज काफी प्रेशर में रहा, तो लेकिन काफी नीचे चला गया, लेकिन इसमें तो हमने वो अलग वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। देखें, हमने इसमें जो है ना कम से कम 6 महीने का हमारा वो स्टैंड है, क्योंकि 6 महीने का बायबैक का पीरियड है, और हम तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। हम तो यही आपको बताया भी था कि नीचे जाता है तो 1000 खरीद लेते हैं, 20 पैसे ऊपर आते हैं तो 1000 बेच देते हैं। वो करते करते हमारे पास कोई 10-15 हज़ार इसकी अभी होल्डिंग है, और आज भी हमने एक इसको 12.90 पे खरीदा 1000, फिर वो 13.10 पे बेच दिया, तो अब दोबारा 12.90 पे जाएगा, फिर हम वो 10-20 पैसे के गैप से खरीदते जा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, लेकिन हम अपनी वर्किंग के मुताबिक हमें नहीं लगता कि, हमें लगता है कि अगर नीचे गया तो ऊपर भी आएगा, और खासूसन ये जब ईयर एंड के अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे फिर इसमें मूव बन सकती है। अब इसमें जैसे हम ये देखें ना, केटीएमएल का देखें, 6 महीने की बात हमने आपको किस लिए कही, अब ये 6 महीने का उनका बायबैक का पीरियड था, वो भी तकरीबन खत्म होने लगा है। जब वो बायबैक का पीरियड स्टार्ट हुआ था तो 60 रुपए का था, 60 रुपए तक गया, ठीक है, उससे पहले काफी नीचे था, वो 60 तक गया। उसके बाद वो तकरीबन उससे जो है ना तकरीबन 20% नीचे आया, 50 रुपए तक आया, और फिर वो वापस 60 पे चला गया। तो और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने खरीदना होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बाइंग जनरेट होती है। अब टीपीएलपी की बात करें, जब इसको इस महीने के शुरू में इनका वो आया था, एक महीना तकरीबन यहाँ पे था, वो जब उनका टाइम स्टार्ट हुआ था ना, देखें 1360 पे था।
अब यहाँ से अगर 20% नीचे चला भी गया तो 11.50 तक जाएगा अगर हम उसी को रखें, और 11.50 पे गया तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर इस रेट पे वापस आएगा अगर उसी हम स्ट्रेटजी को सिर्फ फॉलो करें। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन हम उस वर्किंग की बेस पे ये असेसमेंट कर रहे हैं जो KTML के साथ हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें रखा हुआ है कि अगर ये नीचे जाता है तो हम थोड़ा सा और खरीद लेते हैं, और नीचे जाता है थोड़ा सा और खरीद लेते हैं, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास कैश हो। बहरहाल हम इसमें कोई अभी तक तो कोई टेंशन नहीं, खसूसन इसके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट तक, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ बोनस भी दे सकते हैं ईयर एंड पे, जरूरी नहीं लेकिन हमें ऐसा लगता है। अच्छा जी, फातिमा फर्टिलाइजर का रिजल्ट आया, उन्होंने ₹1.75 का डिविडेंड दिया है। उनका ये क्वार्टर अच्छा नहीं रहा, क्वार्टर की EPS कम हुई है और 6 महीने की, इसका मतलब है कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि ईयर एंड पे इनकी कितनी आएगी, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखें तो इनका पिछले साल EPS था 6.73, इस साल कम हो गया अब, और पिछले साल उसमें से पे आउट दिया था 3.5, पे आउट हो सकता है 3.5 का ही रखें, तो 3.5 के पे आउट में इतना बुरा नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब में, लेकिन बहरहाल हम इसमें नहीं कोई अभी इस टाइम पे कर रहे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, PICT को बाद में देखते हैं। AGL, इसका इस क्वार्टर में लॉसेस थोड़े कम हुए, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं, इसमें गोला घूमता रहता है, रूमर्स की बेसिस पे हम इसको अवॉइड करते हैं। चिराग पैकेजिंग ने ₹2 का डिविडेंड दिया और ₹1 का ऑलरेडी दे चुके हैं, EPS 18 की है। CPPL अच्छा डिविडेंड नहीं है, इसलिए हम ऐसे शेयर से दूर रहते हैं, देखें उसको मार भी पड़ी। अगर EPS देखें पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है, पे आउट ही पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं देते, इसलिए हम ऐसे शेयर्स को तरफ देखते भी नहीं है, वो चाहे 500 पे चला जाए। एक जमाना था, शायद आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, हम भी यही सोचते थे कि यार हर शेयर से कमाना है। अब हमने टारगेट कर लिया है और हमें फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे शेयर जितना मर्जी ऊपर चले जाएं। ये था जी अडबा का, उसने 10 का डिविडेंड दिया, इस टाइम पे 10 से 20 रुपए का डिविडेंड ईयर एंड पे भी एक्सपेक्टेड था, या फिर 10 के साथ अगर 20-25 बोनस होता तो फिर भी शायद इतनी मारना पड़ती। और EPS भी, जो एक्साइड की EPS बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई Q1 में, तो लोग सोच रहे थे पता नहीं इसकी भी शायद उतनी आ जाएगी, तो उस वजह से भी एक्सपेक्टेशन लोग अजीबोगरीब सी लगा लेते हैं। ये कौन सा है, अभी ओपन नहीं हुआ, ये देख लेते हैं पहले। बाटा है जी, इसने दिया दिलाया कुछ नहीं अभी, क्योंकि 6 महीने का था, ये साल में ही मेरा ख्याल है हमें लगता है देता है, तो कोई खास नहीं है, लेकिन ₹54 की EPS है और ₹1700 का शेयर है। फ्री फ्लोट भी इतना कम नहीं है, मतलब ये बहुत ही ओवर वैल्यूड है, लेकिन ₹54 तो OGDC की EPS है जो ₹100 पे है, तो कोई लॉजिक नहीं है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कि शेयर्स की जो होती हैं। अच्छा जी, पैकेजेस, इनका रिजल्ट बहुत ही बुरा आया है, दूर रहें। दाऊद लॉरेंसपुर, फारिग रिजल्ट। अच्छा, इंडस मोटर्स, इनका रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले में तो कम है, 122 की अगर EPS है ना, बहुत ऊपर है शेयर, और 122 की EPS 32.72, क्वार्टर ऑन क्वार्टर EPS बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर है, हमें नहीं इसमें कोई इंटरेस्ट। ₹71 का इन्होंने दिया है डिविडेंड, उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड को बनती है कोई 7-8%, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा जी, पाकिस्तान ऑक्सीजन है जी, इनका भी फारिग रिजल्ट, कोई देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हाँ, PICT पे हमने बात करनी है, हमने ये ATRL की एनुअल रिपोर्ट है, इसके ऊपर बात करनी है, उससे पहले हम देख लेते हैं कोई और बात तो नहीं करने वाली। अच्छा जी, हाँ, बोर्ड मीटिंग आज अनाउंस हुई, कैपको की हुई, तो मीटिंग अनाउंस होने से पहले काफी ऊपर चला गया 50 पैसे, लेकिन डे एंड तक 50 पैसे और चला गया ऊपर। तो इस NCPL की भी अनाउंस हुई, उसमें तेजी आई तो हमने सारा माल निकाल दिया और इत्तेफाक ऐसा हो गया 40-50 पैसे नीचे आ गया। बहरहाल इस वक्त हमने उसमें से नहीं दोबारा एंट्री ली। कैपको में कुछ हमने निकाले, कुछ हमने रखे हुए हैं अभी, लेकिन हमारे इरादा है, क्योंकि हम 3 से 4 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करे कैपको से, तो हम इसमें मैक्सिमम
इरादा ये कर रहे हैं कि वो रिजल्ट से पहले निकाल देंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, हमारी इसमें जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होगी उसको निकाल देंगे और फिर नीचे जाएगा तो और खरीद लेंगे कि लॉन्ग टर्म का। और लॉन्ग टर्म कैप्को के बारे में हमने आपको बताया, इसमें लॉन्ग टर्म 5 साल भी हो सकता है, क्योंकि इनका मसला सिर्फ ये है कि इस टाइम पे फारिग बैठे हैं, तनख्वाहें खा रहे हैं और शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं दे रहे, लेकिन बहुत पैसे इनके पास। वो एक होता था ना वो चवानी सेठ, बस इनका भी वही हिसाब है, पैसा बड़ा है, हम तुमको डॉलर देगा कहते रहते थे, कर दे कुछ नहीं। अच्छा जी, ओजीडीसी पीपीएल हो गया। अच्छा, टीपीएलपी के ग्रुप का हमसे किसी ने कहा था कि उसके ऊपर असेसमेंट कर दें, तो भाई असल में ना हम बहुत से शेयर्स को फॉलो नहीं करते बिल्कुल भी, खसूसन ऐसे शेयर्स को ना, ये जो टेक्निकल की बेसिस पे सब चल रहे होते हैं ज़्यादातर। टीपीएलपी में हमने सिर्फ इसलिए असेसमेंट की क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स बाय बैक करने हैं, तो हमारे पास पूरे ग्रुप का डिटेल असेसमेंट करने का टाइम नहीं है। ईपीएस वो टीपीएलपी बस देख लें, बाकी हम अभी नहीं कर सकते, उसके लिए हम माजरत करते हैं क्योंकि हमने उनको कभी फॉलो भी नहीं किया। अच्छा जी, चलें अब हम पहले पीआईसीटी पे बात करते हैं। लेकिन जी पीआईसीटी का बेसिकली जो है ना, अब हुआ ये कि इसके साथ जो गेम हुई कि इसका वो आ गया नोटिस कि इनका जो है ना लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, और ये जो है 100, यहाँ देखें 134 से गिरना शुरू हुआ था, तो 40 रुपए पे आ गया और 40 रुपए से इसको लेके फिर गए 95 रुपए पे, फिर वहां से नीचे आया और अब आज इसने 20 रुपए का डिविडेंड दे दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, 20 रुपए का डिविडेंड इसने क्यों दिया है? जबकि 6 महीने की अर्निंग तो 14 रुपए है और इस क्वार्टर की अर्निंग 4 रुपए है और इनके ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं। इसके लिए हमें इनका एनुअल रिजल्ट्स भी निकालने पड़ेंगे। अच्छा जी, एनुअल रिजल्ट्स में इनका पिछली दफा था 25 रुपए का था ना ईपीएस, और इन्होंने उसमें से तकरीबन 20 रुपए दिए थे, तो 4-5 रुपए वो बच गए और ये 14 रुपए, तो तकरीबन ये 20 जो उनकी कमाई हुई है वो उन्होंने अब सारा का सारा डिविडेंड में दे दिया। अब इनकी और आगे कमाई कोई नहीं है आज की तारीख में, और आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इनका लाइसेंस खत्म हो चुका हुआ है। ये जो लाइसेंस अब वो यूएई के किसी फर्म वगैरह को देने जा रहे हैं, तो वो ये पीआईसीटी को खरीद नहीं रहा, वो पोर्ट है, इन्होंने पोर्ट पे अपना इक्विपमेंट लगाया हुआ था और वहां से पैसा कमा रहे थे, और अब वो पोर्ट इनके पास नहीं रहा, तो जो दूसरी कंपनी आएगी वो अपना पोर्ट अपना सामान लेके आएगी, वो इनसे खरीद नहीं रही। कोई इनके एसेट्स खरीदने चाहे तो हो सकता है वो थोड़ा सा लो रेट पे खरीद ले, लेकिन अब हमें लगता है कि इसका आखिरी डिविडेंड था। अगर अंदर खाते कोई बात चल रही हो जिसका हमें पता नहीं है तो उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमें इसकी जो सारी मूव बननी है ना, ये सारी हमें धोखेबाजी की मूव लग रही है, ये जो 40 से जाके ऊपर आई है 95 रुपए पे। इसको इसकी बुक वैल्यू देखते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू इसकी 20 रुपए है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक जब कंपनी के ऑपरेशंस खत्म हो जाएं तो वो क्या करेगी, वो अपने तमाम एसेट्स बेच देगी, ठीक है, उससे जो पैसा आएगा उससे वो अपनी तमाम लायबिलिटीज को अदा करेगी, ठीक है, और जो पैसे बचेंगे वो शेयर होल्डर्स में तकसीम करेगी। तो इसका मतलब है इसके वो जो पैसे जो ये खत्म होने के बाद शेयर होल्डर्स को देगी वो तकरीबन 20 रुपए बनेंगे। अब आज अगर आप इसका 20 रुपए का डिविडेंड देख के 87 रुपए में खरीदते हैं और आप निकलते नहीं, यानी कि आज किसी ने खरीदा, तो पहली बात तो ये कि हम तो इसको रिकमेंड ही नहीं करते, इरिस्पेक्टिव के 40 से 90 पे चला गया। हमारे वो जमाने चले गए हमारे कि जब हम ऐसे शेयर्स को देख के ना वो रश किया करते थे, ओहो यार काश मैंने जो है ना 40 पे खरीद लिया होता, मेरा डबल हो गया होता। ये हमें हमारे जैसे बंदों को ये गेमें नहीं कभी भी पता लग सकती, ये गेमर्स करते हैं, और वो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब उनका जिस दिन दिल करेगा ना वो सारा माल पकड़ा के निकल जाएंगे, अनलेस कि इसमें कोई हिडन इंफॉर्मेशन है जिसका हमें नहीं पता, जिसका पब्लिक को नहीं पता।
आम हालात की बात करें, जो लॉजिक की बात करें, जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात करें, तो इनके पास इनकी औकात नहीं है, ठीक है। इनकी 80-87 रुपए की शेयर की औकात नहीं है। आप आज इसमें से डिविडेंड ले लेंगे, तो फिर अगर वैल्यू इसकी 20 रुपए आ जाती है तो क्या करेंगे उस डिविडेंड का आप? बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है, हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। कल को पता लगे कि इसको 160 पे ले गए हैं, तो फिर आप हमें इल्जाम मत दीजिएगा कि भाई हमने आपको इन्वेस्टमेंट करने से रोका, आपका अपना फैसला है। हम बता रहे हैं कि हम तो इस शेयर की तरफ देखेंगे भी नहीं, और उसकी लॉजिकल रीजन बता रहे हैं। शेयर की प्राइस ऊपर नीचे जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इनके जो एसेट्स हैं, कुछ खास एसेट्स हैं ही नहीं इनके, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस इनके पास पड़ा है 6 बिलियन का, ठीक है। अभी इसका जो रिजल्ट आया, दोबारा से खोल लेते हैं। अच्छा, ये हमने एनुअल खोल ली है, हमें Q1 की खोलनी चाहिए थी, सॉरी जनाब। अच्छा, अभी इनका आया 1.5 बिलियन जो इनका प्रॉफिट है, ठीक है। बल्कि 1.5 नहीं, हम अभी देखेंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? ये रिजर्व में सारा चला जाता है ना। इनके रिजर्व को देख लेते हैं। Q1 के एंड पे इनके रिजर्व्स कितने थे? 2.1 बिलियन, ठीक है। और उसमें ये ऐड हुए हैं तकरीबन 4 बिलियन, तो 2.5 बिलियन हो गए। यानी कि 1.5 बिलियन जो हैं वो तकरीबन 14 रुपए बने, तो 2.5 बिलियन तकरीबन 21-22 रुपए बने। इसका मतलब है ये जो 20 रुपए का डिविडेंड दिया है, ये इन्होंने अपने पुराने रिजर्व्स में से, ठीक है, और जो फालतू कैश बैलेंस पड़े शायद उसको भी इस्तेमाल कर लिया हो, ठीक है। या अभी हम सिर्फ रिजर्व तक रहते हैं, रिजर्व्स के पास जो भी पैसे इनके पड़े थे वो सारे के सारे इन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब है इसके बाद रिजर्व्स खत्म हो गए। अब इनके एसेट्स देखें, एसेट्स हैं इनके 9.8 बिलियन के। इनकी लाइबिलिटीज देखें, ठीक है, लाइबिलिटीज है 6.5। ये इसमें से 9.8 में से 6.5 निकालें तो 3.2 बने, 3.2 या 3.3 बने। 3.3 में से 1 बिलियन के शेयर कैपिटल निकाल दें, तकरीबन 2 बिलियन। यानी कि ये रिजर्व खत्म होने के बाद तकरीबन इनके पास जो है ना 2 बिलियन ही बचेंगे। 2 बिलियन कितने हो गए? तकरीबन 15-20 रुपए बचेंगे। अब ये डिविडेंड दे के जब कंपनी रैप अप होगी, लिक्विडेट होगी, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को इतने पैसे मिलेंगे। ये आप अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। अब उसके बाद ये भी हो सकता है कि ये जो हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो इनके पड़े हो सकते हैं इनको मार्केट में इतने पैसे ना मिले, वो कई इसकी लंबे चक्कर चल जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी इनके पास बहुत ही कम है, 370 मिलियन की है सिर्फ। अब शेल के केस में क्या हुआ, शेल की बुक वैल्यू भी काफी कम है, लेकिन शेल के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज थी। उनके पास वो जो उनके क्या कहते हैं आपके वो जो पंप्स हैं, तो वो उन्होंने अकाउंट्स में, क्योंकि ना हिस्टोरिक कॉस्ट पे चल रहा होता है, यानी कि जितने में उन्होंने खरीदे उसी कॉस्ट रखी होती है। तमाम एसेट्स को रीवैल्यू नहीं किया जाता हर साल। तो उनकी जो वैल्यूएशन है वो प्रॉबेबली उसकी वजह से डिफरेंट थी, कि जो उसकी बुक वैल्यू बन रही है वो कुछ और थी और मार्केट वैल्यू कुछ और थी, जिसकी वजह से उसमें मूव बनी और वो इतना ऊपर चला गया। अभी भी हम जानते नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू है कितनी, और अभी वो फेयर प्राइस से बहुत ऊपर तो नहीं निकल गया, क्योंकि उनको जो खरीदना चाह रहे थे उन्होंने कोट भी की थी 115 रुपए। बहरहाल उसका हमें रीजन ये है कि उनके पास बहुत सारे एसेट्स थे जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए वो बुक वैल्यू से भी बहुत ऊपर चला गया। लेकिन इसके पास कोई एसेट्स नहीं है। हमारे मुताबिक इस कंपनी की जो है ना वो मार्केट वैल्यू वो 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। अब ये हमारी असेसमेंट है, आपको सही लगती है तो आप उसको समझ के इसमें सरमायाकारी करने या एग्जिट लेने का फैसला करें। अगर आपको वो नहीं समझ आती तो आप अपना फैसला खुद करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर यहाँ से 200 पे चला गया। अच्छा जी, ये खत्म हुआ। अब हम लास्ट में आज एक एटीआरएल की बहुत इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं। हमने एटीआरएल के ऊपर जो अपनी असेसमेंट की थी कि एटीआरएल के पिछले साल उसने तकरीबन 90 रुपए कमाए, तो उसने पे आउट दिया 10 रुपए, जो कि काफी कम था लेकिन फिर भी दिया।
तो हमने उस हिसाब से असेसमेंट की थी कि जब 90 रुपए पे 10 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं तो 270-80 पे 30 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन इसकी हमें इत्तेफाक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट कुछ पढ़ने का मौका मिला, जहां से इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन पता चली है। वैसे तो हम आपसे हर वक्त कहते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ना कितना ज़रूरी है, लेकिन हमारे हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है कि हर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में स्टडी कर सकें। बहरहाल इसमें हमने एक इंफॉर्मेशन पढ़ने का मौका मिला जो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। हो सकता है ये ब्रोकर्स को जो असेसमेंट्स करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट को तो खे भी नहीं पता होगा, लेकिन जो ब्रोकर्स वगैरह असेसमेंट इसकी करते हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वो और उन्होंने किसी ज़माने में अपने क्लाइंट्स को बताई भी हो, लेकिन वो बार बार वो इन्फॉर्मेशन बतानी भूल जाते हैं, जो कि उनको ये याद दहानी कराते रहना चाहिए हमारे ख्याल में। ये अब देखिए हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आए हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल का सेक्शन है। द इशूड subscribed and paid up capital of the company as at June 30, 2022 was 1 million, ठीक है। नहीं, अच्छा, 1.1066 मिलियन, ठीक है, यानी ये 1 बिलियन समझ लें। एज पर द प्राइसिंग फार्मूला, इनका एक प्राइसिंग फार्मूला हुकूमत ने इनको बना के दिया हुआ है कि इन्होंने प्राइसिंग कैसे करनी है। The maximum profits available for distribution from refinery operations cannot exceed an amount equivalent to 50% of the paid up capital of rupees 291.6 million as at July 1, 2022। ये इतना कोई हम कोई गाली निकालने का दिल कर रहा है कि 2020 में कोई चीज फिक्स कर दी कि उस टाइम पे कंपनी का जो कैपिटल था 291.6 मिलियन, उसमें उसका आधा बना 145 मिलियन रुपीस, ठीक है, कि कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को 145 मिलियन से ज्यादा दे नहीं सकती। ये इतना कोई घटिया मतलब वो सी वाला वर्ड आप समझ लें, वो है कि 20-30 साल पहले पता नहीं क्या प्राइसेस थी कम, इतनी प्राइसेस, डॉलर की इतनी प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की इतनी प्राइस बढ़ गई, इनके मार्जिन बढ़ गए होंगे, लेकिन ये चीज उन्होंने फिक्स की हुई है कि आपने तब से जो कैपिटल था उसका 50% से ज्यादा आपने डिविडेंड दे ही नहीं सकते। चाहे आप 100 रुपए पर शेयर कमा रहे हैं, चाहे आप 1000 रुपए पर शेयर कमा रहे हैं, चाहे आप 25,000 रुपए पर शेयर कमाना शुरू कर दें, आप उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। वो बनता कितना है ये देखते हैं। इसका जो है ना, ये बना 145 मिलियन। अब इन्होंने डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड ठीक है, इन्होंने डिविडेंड दिया 1066 मिलियन, जो 10 रुपए बना 1066 मिलियन, ठीक है, और वो था 145 मिलियन। और इसका मतलब ये है कि अटक रिफाइनरी 500 रुपए का भी ईपीएस आ जाए ना, ये अपने रिफाइनरी के ऑपरेशंस में से 1.5 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दे ही नहीं सकते। इतना कोई ये बेगैरती है क्या है, मतलब पता नहीं लोग कहाँ पे हैं, क्या है। हमारा तो स्टांस खत्म हो गया, इरिस्पेक्टिव कि इसकी जो कंपनी की प्राइस जहां मर्जी चली जाए, जितना मर्जी ईपीएस कमा ले, हमारा तो फोकस हमेशा डिविडेंड बेस्ड शेयर्स होते हैं। और हमारी इस कंपनी में हमने एंट्री ही की इसकी ईपीएस देख के। ये और बात है, हमें इससे काफी फायदा हुआ, अगर हमने ये पहले देखा होता शायद हम इसमें इतनी एंट्री ना करते और वो फायदा ना होता। लेकिन हम इसमें से जो है ना, इस शेयर में से कल रिजल्ट आने से पहले निकल जाएंगे, क्योंकि इसका डिविडेंड जो है वो इससे ज्यादा नहीं आता लग रहा। और अच्छा, ये डिविडेंड भी उन्होंने क्यों दिया वो उसकी वजह आगे बताते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ा वो सी वाला वर्ड है हुकूमत की तरफ से, कि इतने सालों पहले एक उनको एक वो शिक डाल दी हुई है उनके क्लॉज में, और उसको किसी ने रिविजिट ही नहीं किया आज तक। यानी कि कोई परवाह नहीं है शेयर होल्डर्स की इस कंपनी को, और ऐसी कंपनी की डजंट मैटर कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ निकल जाए, हम ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब देखते हैं जी, इनके अकाउंट्स देखते हैं। ये एनुअल थी ना, एनुअल हम वो निकाल लेते हैं यहाँ से।
प्रॉफिट एंड लॉस वो आसानी से निकल आएगी। अच्छा जी, तो ये देखिए उसके अकाउंट्स में उसकी ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम रिफाइनरी ऑपरेशंस 9 बिलियन और इनकम फ्रॉम नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस 834 मिलियन। यानी कि नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस 2022 की ये है 7.8 की ईपीएस थी और रिफाइनरी ऑपरेशंस 85.32। तो ये नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस वाले 7.8 इन्होंने आपको दिए और साथ 2.2 रुपए दिए सिर्फ रिफाइनरी ऑपरेशन से, तो इस तरह 10 रुपए बना। अकाउंट्स में देखते हैं कि ये नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस हैं क्या। ये है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इनकम फ्रॉम नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस नंबर 32। अच्छा, इनकम फ्रॉम नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस, नोट 32। इसमें क्या कहते हैं जी, ये डिविडेंड इनकम है फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज। नेशनल रिफाइनरी से इनको डिविडेंड मिला, अटक पेट्रोलियम से डिविडेंड मिला और अटक जनरल लिमिटेड है कोई वहां से मिला, वो बना ये अमाउंट, तो इन्होंने वो आपको जो है उसमें से आपको डिविडेंड दिया। हम्म। और ये 2021 वाला डिविडेंड इनको 22 में मिला तो वो दिया। इसका मतलब ये है कि 2023 में अपना डिविडेंड वो दे सकते हैं जो 2022 में इनको डिविडेंड मिला। तो ये कहानी है असल कि ये इनका जो डिविडेंड इनको इनकी एसोसिएटेड कंपनी से मिल रहा है सिर्फ वो ये शेयर होल्डर्स में बांट रहे हैं, और रिफाइनरी ऑपरेशन में से अगर 280 रुपए की ईपीएस भी आ गई तो 1.5-2 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, ये एनुअल अकाउंट्स पढ़ के हमें ये समझ आया और हमने आपको बता भी दिया वो वहां में क्या लिखा हुआ है। हमने किसी और से अभी तक ये चीज़ वैलिडेट नहीं की क्योंकि हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमारे ख्याल में तो सही है। लेकिन हमारी असेसमेंट जो है ना कल सही साबित हो जाएगी कि अगर इनका डिविडेंड जो है वो भी हम देखते हैं कितना हो सकता है। उसके बाद हम जो है इनकी ये रिपोर्ट निकालते हैं, 9 महीने की जो रिपोर्ट है उसमें देखते हैं कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज है कितनी। डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसोसिएटेड, अच्छा जी वो है जी कितनी, वो है टैक्स टैक्स निकालने के बाद 1.3 बिलियन। अब ये इसमें बढ़ेगी नहीं क्योंकि Q3 में तो इन कंपनीज ने नहीं ना डिविडेंड दिया। तो 1.3 बिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन ये बनेगा 12.5 जो है ना रुपए का डिविडेंड, और 1.5-2 रुपए वो मिला दें, यानी कि 12 से 15 रुपए का डिविडेंड से ज्यादा हमें इसमें बजाहिर ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा इतनी अच्छी ईपीएस कमाने के बाद भी। अब कल का डिविडेंड ये बताएगा कि हमारी असेसमेंट कितनी दुरुस्त है, हमें तो लगता है दुरुस्त है, लेकिन कल का जाहिर बात है डिविडेंड जो डिक्लेयर करेंगे वो एक कंफर्म करेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि असूली तौर पे 270 कमा के 12 रुपए का डिविडेंड 15 रुपए का तो नहीं देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, लेकिन हमारे मुताबिक इसका डिविडेंड इससे ज्यादा नहीं होगा और उसकी रीजन हमने बता दी है। अब ये कल पता लगेगा कि सही है कि नहीं। उस हिसाब से हम कल सुबह देखेंगे, अगर या तो इसका नीचे कुछ स्टॉप लॉस रख लेंगे या अगर थोड़ा 344-45 तक गया वहां पे निकाल देंगे, या आज का जो लो था उसको हम इसका स्टॉप लॉस रख लेंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले हम इस शेयर को लाजमी निकाल देंगे कल, क्योंकि ये चीज अगर इसका डिविडेंड 12 रुपए आया, 15 रुपए भी आ गया, फिर भी हमें लगता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इसमें ईपीएस कितना आया है इसको मार पड़ सकती है। लेकिन ये और बात है, मार्केट का पता कोई नहीं होता। आपको पता है कई दफा अच्छा रिजल्ट आता है तो शेयर को मार पड़ जाती है, कई दफा बुरा रिजल्ट आया तो उसको ऊपर ले जाते हैं। लेकिन हमने अपने रिस्क को सिक्योर करना है और हमने बड़ी मेहनत से जो पिछले 3 महीनों में जो पैसा कमाया है हम उसको अब बचाना चाहते हैं, इसलिए हम इस शेयर से अब एग्जिट ले लेंगे कल रिजल्ट से पहले पहले।
लेकिन एक बहुत ही फजूल सी ये रूल है और इस रूल को चेंज करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान में ना हुकूमत को शेयर होल्डर्स की परवाह है, ना प्राइवेट कंपनी के मालिकान को, सेठों को शेयर होल्डर्स की कोई परवाह है। सिर्फ कुछ कंपनीज हैं, पावर सेक्टर हो गया जैसे, या फर्टिलाइजर सेक्टर, जो अपने शेयर होल्डर्स को कोई वैल्यू देती हैं और उनको अच्छा डिविडेंड देती हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आज। तो खैर ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमें समझा, हम जो हमें लगा कि हमें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। किसी भी वजह से एक असेसमेंट हो सकता है कल को गलत साबित हो जाए, लेकिन हमने आपको फैक्ट बताया और रीजन बताया कि क्यों हमारे ख्याल में असेसमेंट है और हम क्यों इससे हम अलग रहेंगे। बाकी आपने फैसला अपना खुद करना है, कोई इल्ज़ाम नहीं, क्योंकि आपको पता है हम बाय सेल कॉल नहीं देते। मुनाफे में मौज अपनी अपनी होती है और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। और ये सारा डाटा जो है हम पीएसएक्स की साइट से लेते हैं, तो आपने खुद उसको वैलिडेट करना है, फिर अपना फैसला करना है। अगर असेसमेंट पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।